गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ललन कांत आप सभी को अपने YouTube चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब तक हम लोग विश्व भूगोल पढ़ रहे थे। विश्व भूगोल को हमने बहुत अच्छे से समाप्त किया और लगभग 40 वीडियो यानी कि 40 वीडियोस अब तक हम YouTube पर अपलोड कर चुके हैं और जो दोस्त हमसे जुड़े हुए हैं उनको व्हाट्सएप के माध्यम से संबंधित वीडियो का पीडीएफ भी हम उपलब्ध करा चुके हैं। दोस्तों, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो दोस्त या जो हमारे छात्र हमसे जुड़े हुए हैं, अगर हमारे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो ढंग से देख लेते हैं, साथ ही संबंधित वीडियो का पीडीएफ अगर ढंग से पढ़ लेते हैं, तो मेरा ये दावा है कि आपके एग्जामिनेशन में आने वाले जितने भी विश्व भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे, आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। दोस्तों, अब हम लोग नई विषय पढ़ेंगे जिसका नाम है इतिहास। इतिहास में हम भारतीय इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, भारत में जितने भी भारत के विभिन्न राज्यों में जितने भी एग्जामिनेशन आयोजित किए जाते हैं उसमें इतिहास से बहुत सारे प्रश्न होते हैं और उसमें भी भारतीय इतिहास से 80% प्रश्न पूछे जाते हैं। विश्व भूगोल दोस्तों, विश्व इतिहास से प्रश्न ना के बराबर पूछे जाते हैं, एक आध प्रश्न पूछे जाते होंगे, लेकिन 99% इतिहास से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो भारतीय इतिहास से होंगे। तो आइए इतिहास हम लोग शुरू करते हैं, बिना कोई समय व्यर्थ गवाए, बिना कोई समय नष्ट किए इतिहास को हम लोग शुरू करते हैं। इतिहास एक परिचय है। यहाँ दोस्तों इतिहास का संदर्भ जो है, मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो भारतीय इतिहास से संबंधित है। आइए सबसे पहले इतिहास का डेफिनेशन हम लोग जान लेंगे कि इतिहास का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, इतिहास को अगर संधि विच्छेद करके देखें तो इति जोड़ हास होता है। इति मतलब बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। मानव के बीती हुई यानी कि भूतकाल का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। तो यहाँ हम लोग भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटकर देखा जाता है। पहला भाग है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा भाग है आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा भाग है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास के उस काल को कहते हैं जिस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, उसको हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। केवल पुरातात्विक साक्ष्य है जिसके आधार पर प्राग ऐतिहासिक काल जो है उसका समय कब रहा होगा, कितने ईसा पूर्व रहे होंगे, उस काल में मानव जो थे वो कितने ईसा पूर्व जीवित थे, उनका कार्यकाल क्या रहा था, वो हम लोग ज्ञात कर पाते हैं। कार्बन 14 पद्धति के माध्यम से कोई भी कार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन उपस्थित होते हैं उसका काल, जो जीवित काल क्या रहा होगा, उसका आकलन हम लोग कर सकते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास की उस काल को कहते हैं जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल इतिहास का वह काल है जिसका लिखित साक्ष्य तो है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। तो इस प्रकार दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारतीय इतिहास का एक मुख्य पाठ है, यानी कि मुख्य अध्याय है। उसे देखा जाए तो उसकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, पिक्टोग्राफिकल, उसे पढ़ा नहीं जा सका। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तीसरा है ऐतिहासिक काल। इस काल के अंतर्गत जो इतिहास की रचना की गई है उसका लिखित साक्ष्य भी है, उसे पढ़ा भी जा सका। तो इस प्रकार भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटकर देखा जाता है, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य है। आदि ऐतिहासिक काल जो है, इस काल का हमको लिखित साक्ष्य मिलता है, साथ साथ पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं, और इस काल के जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उसको पढ़ा नहीं जा सका। जैसे उदाहरण के लिए हम सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं या रखा गया है। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। इस काल के अंतर्गत पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, साथ लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और उसे पढ़ा भी गया है। तो आज हम दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं।
ऐतिहासिक स्रोत जो है, प्राग ऐतिहासिक काल का ऐतिहासिक स्रोत जो है ये इस प्रकार है। सामान्य परिचय, पुरातात्विक स्रोत, प्राचीन इतिहास के स्रोत, सिक्के, अभिलेख, प्रमुख अभिलेख व शासक और अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां, ये सब दोस्तों जो है पूरा इतिहास का स्रोत है, पूरा इतिहास का स्रोत। अभी प्राग ऐतिहासिक काल की बात हम नहीं कर रहे हैं, आखिरकार हम ये जो आज का लेक्चर है ये प्राग ऐतिहासिक काल का है। तो प्राग ऐतिहासिक पूरा इतिहास का जो ये सब स्रोत होते हैं, सामान्य परिचय, पुरातात्विक स्रोत, प्राचीन इतिहास के स्रोत, सिक्के, अभिलेख, प्रमुख अभिलेख एवं शासक जो है, और उन शासक के बारे में लिखी गई जो किताबें हैं, ये सब भी इतिहास के स्रोत हैं। अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां, जैसे ब्राह्मी लिपि, राजा सम्राट अशोक के कार्यकाल में चलने वाली ये लिपियां थी, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, यूनानी एवं अरमाइक लिपि। साथ ही ये चीनी लेखकों का वर्णन है, फायान एवं फैनसांग। विदेशी यात्री जैसे साउथ अफ्रीका मोरक्को से आए यात्री थे इब्न बतूता, उनका जो लेख है वो भी इतिहास के साक्ष्य हैं। वेदांग, वेदों का पाठ होता है, वर्तमान में वेदांगों की संख्या 6 है। इसके साथ ही वेद, उपवेद और उनकी विशेषता, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्तंभ, अभिलेख एवं उनके स्थान, ये सब जो है इतिहास के स्रोत हैं। तो इसको एक बार ढंग से देख लीजिएगा तो आपको मोटा मोटी जो है चीजें मेमोराइज हो जाएंगी, इससे प्रश्न आपको नहीं पूछे जाएंगे। ये सब है इतिहास के स्रोत। अब प्राग ऐतिहासिक काल को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। वो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल का जो समय रहा है दोस्तों, वह है 25 लाख बीसी यानी कि ईसा पूर्व से लेकर 10,000 बीसी तक। मध्य पाषाण काल का जो काल रहा है, समय रहा है, वह 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक, यानी कि 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। और नव पाषाण काल का जो समय रहा है वह 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक रहा है। इसमें ये मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का कुछ समय जो है एक ही समय में इतिहास घटित हुआ है, इसलिए कुछ समय इसमें मिल जाता है। तो आइए देखते हैं। अब इनको 3 भागों में हम बांट दिए हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल का ये 3 भाग है। इस काल के जो मनुष्य थे वह आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे। ये यहां नहीं होना चाहिए था, पहले भी लिख दिए। इसके साथ ही पूरा पाषाण काल में ही मनुष्यों ने आग का आविष्कार किया है। दोस्तों केवल आग का आविष्कार किया था, आग का जो व्यापक उपयोग करना इस काल में, पूरा पाषाण काल में मनुष्यों द्वारा नहीं सीखा जा सका था। प्रमुख उपलब्धि थी आग की खोज। मतलब इस काल में जो है, पूरा पाषाण काल में मनुष्य की प्रमुख उपलब्धि जो रही थी वह थी आग का खोज। अब आइए मध्य पाषाण काल में हम देखते हैं। पहला पॉइंट जो है, मिट्टी के मृदभांड के प्रमाण यूपी से मिले हैं, यूपी के चौपानी मांडो से मिले हैं, जो कि मध्य पाषाण काल के हैं। मिट्टी के मृदभांड यानी कि बर्तन, मृदभांड मतलब बर्तन होता है दोस्तों, तो ये मध्य पाषाण काल के हैं, जो यूपी के चौपानी मांडो से मिले हैं। मिट्टी के मृदभांड के प्रमाण मिले हैं चौपानी मांडो से, यूपी के चौपानी मांडो से। तीसरा, उसके बाद बागोर, राजस्थान का बागोर तथा आदमगढ़, एमपी का आदमगढ़ में सबसे पहले पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। सबसे पहले जो पशुपालन के प्रमाण जो मिले हैं दोस्तों, वह मध्य पाषाण काल में ही मिले हैं, जो राजस्थान के बागोर एवं एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मिले हैं। अब नव पाषाण काल में देखते हैं, जिसका कार्यकाल 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक रहा है। बुर्जहोम जो है दोस्तों, वो कश्मीर में पड़ता है, में गर्तवास के प्रमाण मिले हैं। इसके साथ ही कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिला है। ये नव पाषाण काल की घटनाएं हैं। बुर्जहोम जो कि कश्मीर है में, गर्तवास मतलब गड्ढे में निवास, मनुष्य जो रहते थे वो गड्ढे में, गर्त में रहते थे। उसके साथ ही कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का भी प्रमाण मिला है नव पाषाण काल में। गुफा कराल,
गुफा कराल जो कि कश्मीर में ही है, गुफा कराल या कुलाल, गुफा कराल या कुलाल कुम्हार का गुफा मिले हैं। गुफा कराल जो है यहां पर कुम्हार के गुफे मिले हैं। पुनः देखते हैं दोस्तों, पुरापाषाण काल में भारत में इस काल के मानव के अवशेष कहीं से भी नहीं मिले हैं। यानी कि ये पुरापाषाण काल के जो मानव जो है दोस्तों, इस काल के मानव के अवशेष भारत में कहीं से भी नहीं मिले हैं। पुरापाषाण काल के मानव के अवशेष भारत में कहीं से भी नहीं मिले हैं। अब मध्यपाषाण काल में देखते हैं, भारत में मानव के अस्थि पंजर मध्यपाषाण काल से ही प्राप्त होते हैं। यानी कि भारत में दोस्तों जितने भी मानव के अस्थि पंजर मिले हैं वो एक भी पुरापाषाण काल से नहीं है। जितने भी अस्थि पंजर मिले हैं वह मध्यपाषाण काल के हैं। तीसरा अगर हम देखें, नवपाषाण काल में चिरांद बिहार सारण जिला में पड़ता है, मृदभांड और औजार मिले हैं जो हड्डी और पत्थर के थे। जो यहाँ दोस्तों पूरा हम सेंटेंस नहीं लिखे हैं, केवल मतलब लिखा हुआ है। चिरांद जो कि बिहार में है, में मृदभांड मिले हैं, मृदभांड मतलब बर्तन मिले हैं जो हड्डी और पत्थर के थे। उसके बाद दोस्तों आइए देखते हैं तीनों काल में जो मुख्य विशेषता थी वो आइए देखते हैं। पुरापाषाण काल के मानव जो होते थे आखेटक एवं खाद्य संग्राहक होते थे और इनका जीवन घुमंतु होता था, अर्थात ये विचरण करते थे, घूमते रहते थे। तो समझ गए होंगे दोस्तों, आखेटक एवं खाद्य संग्राहक, आखेटक एवं खाद्य संग्राहक होते थे पुरापाषाण काल में। मध्यपाषाण काल आते आते एक ही स्थिति आखेटक एवं पशुपालक हो जाता है। आखेटक तो रहते ही साथ ही पशुपालक हो जाते हैं। परिवर्तन काल था ये, मतलब आखेटक एवं खाद्य संग्राहक से वो आखेटक एवं पशुपालक बन गए थे। जो मानव पुरापाषाण काल में आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे, आखेटक मतलब शिकार खेलना और खाद्य संग्राहक मतलब खाद्य वस्तु कुछ जमा करके रखते थे। मध्यपाषाण काल में मानव जो थे वह आखेटक एवं पशुपालक बन गए और नवपाषाण काल आते आते मानव खाद्य उत्पादक बन गए, खाद्य उत्पादक बन गए। आग का नियमित प्रयोग करना नहीं सीखा था। आग का आविष्कार तो पुरापाषाण काल के मानव ने कर लिया था, लेकिन इसका नियमित प्रयोग करना अभी तक नहीं सीखा था। अब मध्यपाषाण काल में अगर देखते हैं, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागोर को सबसे बड़ा मध्यपाषाण काल के स्थल के रूप में माने जाते हैं। राजस्थान के बागोर में जो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागोर को मध्यपाषाण कालीन का स्थल है। बागोर जो राजस्थान के भीलवाड़ा नदी के तट पर स्थित है, इसे मध्यपाषाण कालीन सबसे बड़ा स्थल माना गया है। नवपाषाण काल में दोस्तों इस काल के मानव जो है खाद्य उत्पादक बन जाते हैं, यानी कि इनका जीवन अस्थायी यहां पर हो जाता है। नवपाषाण काल के प्राचीनतम बस्ती बलूचिस्तान एवं मेहरगढ़ में है। नवपाषाण काल के दोस्तों प्राचीनतम बस्ती जो है कहां मिले हैं, वो बलूचिस्तान एवं मेहरगढ़ में मिले हैं। इसके साथ ही कोलडीवा जो कि यूपी में है, वहां पर चावल के प्रमाण मिले हैं, वो नवपाषाण कालीन है। आग का नियमित प्रयोग करना, यहां पर फैक्ट जो है दोस्तों पुरापाषाण काल का जो है फैक्ट समाप्त हो जाते हैं। अब केवल हम लोग मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। इस काल में यानी कि मध्यपाषाण काल में आग का नियमित प्रयोग करना सीखा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि मानव ने किस काल में आग का आविष्कार किया था, तो वो पूरा अगर देखा जाए तो प्राग ऐतिहासिक काल हो जाएगा। प्राग ऐतिहासिक काल का तीनों खंड के बारे में पूछे तो पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार किया था, लेकिन इसका नियमित प्रयोग करना नहीं सीखा था। आग का नियमित प्रयोग करना सीखा मध्यपाषाण काल के मानव ने। मध्यपाषाण काल में मानव ने आग का नियमित प्रयोग करना सीखा था। एमपी के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर से सबसे प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमपी के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर से सबसे प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं।
दोस्तों राजस्थान का जो बागड़ है, राजस्थान का बागोर मध्य पाषाण कालीन सबसे बड़ा स्थल है। मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में पड़ते हैं, कृषि का पहला प्रमाण यहीं पर मिला है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान से है, मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में है, यहाँ पर कृषि का पहला प्रमाण मिला है। और यह जो इस मानव का जो मैंने जो काल रहा है वह नवपाषाण काल रहा है। पहिए का आविष्कार इसी काल में हुआ था, नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल में ही मानव ने पहिए का आविष्कार किया था। इस काल में तांबे का आविष्कार हो चुका था, यानी कि नवपाषाण काल में दोस्तों तांबे का आविष्कार हो चुका था। इस कारण नवपाषाण काल को ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता है। इस कारण ही यह काल ताम्रपाषाण काल कहलाता है। दोस्तों याद रखिएगा, तांबे का आविष्कार नवपाषाण काल में हो चुका था, इस कारण नवपाषाण काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। अतिरमपक्कम जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, में तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। इस प्रकार यह साबित हो जाता है कि तांबे के आविष्कार के साथ साथ तांबे के बनाए हुए जो शस्त्र हैं, जैसे कि कुल्हाड़ी एक शस्त्र के रूप में भी आदि मानव लोग प्रयोग करते थे। पत्थर का प्रयोग आदि मानव लोग करते थे, लेकिन इस काल के मानव यानी कि नवपाषाण कालीन मानव तांबे के कुल्हाड़ी मिले हैं जो कि नवपाषाण कालीन है। अर्थात यह माना जा सकता है कि नवपाषाण काल तक आते आते मानवीय समाज में काफी सुधार हो चुका था, अर्थात वर्तमान स्वरूप में लगभग वो आ चुके थे। कृषि के पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल की देन है, यानी कि कृषि के पहिए कृषि और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल की देन है। ये बुर्ज होम नहीं है दोस्तों, बुर्ज होम का अर्थ होता है बुर्ज वृक्ष का स्थान, बुर्ज वृक्ष का स्थान। बुर्ज होम के लोग धूसर मृदभांड का प्रयोग करते थे। बुर्ज होम का जो लोग होते थे दोस्तों, वो मृदभांड माने कि धूसर बर्तन, उनके द्वारा बनाए गए बर्तन स्वरूप एक पिंड होते थे, उसका उपयोग करते थे। कोल्डिवा इलाहाबाद में है। कोल्डिवा इलाहाबाद का स्थित एक स्थल है जहां चावल और धान के साक्ष्य मिले हैं। कोल्डिवा जो कि यूपी में इलाहाबाद के पास एक स्थान है जहां से चावल और धान के साक्ष्य मिले हैं। आइए दोस्तों आप पुनः थोड़ा सा विस्तार से हम पढ़ते हैं। अतः प्राचीन काल के इतिहास को तीन भागों में बांटा जाता है। प्राचीन काल के इतिहास को तीन भागों में बांटा जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राचीन काल के इतिहास को दोस्तों तीन भागों में बांट के देखा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राचीन काल के इतिहास को दोस्तों तीन भागों में बांट के देखा जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। लो युगीन सभ्यता उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। लो युगीन सभ्यता दोस्तों जब हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो बताएंगे कि क्यों उत्तर वैदिक काल को लो युगीन सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। माफ कीजिएगा दोस्तों, एक फोन आ गया था। तो प्राचीन भारत के इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है और ये सभ्यता है आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता को रखा जाता है, क्योंकि इस काल की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका था। आइए देखते हैं आगे। 1920 ईस्वी में जर्गनेस जॉनसन ने प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग में बांटा। प्राग ऐतिहासिक काल को दोस्तों जर्गनेस जॉनसन नामक एक इतिहासकार थे, उन्होंने पाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग में बांटा था। पाषाण काल मतलब पत्थर का काल, कांस्य युग मतलब कि तांबा और टीन से बना हुआ जो पदार्थ होते थे, जो बर्तन होते थे, उसको कांस्य युग और लोह युग में बांटा। भारतीय पुरातात्विक के जनक यानी कि भारतीय पुरातात्विक के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को
भारतीय पुरातात्विक के जनक माना जाता है। ये भी जो है प्राग ऐतिहासिक काल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सर्वप्रथम अतिरम्पक्कम तमिलनाडु और हथनोरा एमपी में मानव कंकाल के खोपड़ी मिले हैं। भारत में दोस्तों सर्वप्रथम अतिरम्पक्कम जो तमिलनाडु में है और हथनोरा जो एमपी में पड़ता है में मानव कंकाल के खोपड़ी मिले हैं। भीमबेटका जो कि नर्मदा घाटी में स्थित है और एमपी में ही है ये, और इसकी विशेषता यह है कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल में से तीनों ही काल के चित्रकारी का यहाँ पर से प्रमाण मिला है। भीमबेटका है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये वही पेज दो बार आ गया है। मिर्जापुर यूपी में से तीनों काल के औजार मिले हैं। मिर्जापुर जो कि यूपी में पड़ता है दोस्तों, यहाँ से भी जो औजार प्राप्त हुए हैं वो तीनों काल के औजार थे। तो ये था दोस्तों आज का क्लास जिसमें हम लोग इतिहास प्रारंभ किए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों आज से हम इतिहास शुरू कर दिए हैं और प्रत्येक दिन लगभग 1 से 2 क्लास हम लेंगे और वीडियो हम YouTube पर अपलोड करते जाएंगे। जो दोस्त हमसे PDF प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7004960735। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, हमारा फोन नंबर है 7004960735। तो ये था दोस्तों आज का क्लास को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे भी दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए ताकि ये हमारा आस्था जीएस रिसर्च सेंटर का जो इनोवेटिव है ये ज्यादा से ज्यादा हमारे पढ़ने वाले छात्र छात्राओं तक पहुंच सके और इसका लाभ उठा सके। तो इसी के साथ मैं अब क्लास समाप्ति की घोषणा करता हूं। गुड इवनिंग अगेन।